कबड्डी चैंपियंस लीग जो हरियाणा पहली बार करवा रहा है, इसका कितना फ़ायदा सा हरियाणा के युवाओं को होगा? प्रो कबड्डी ने देखो नाम भी दिया है, पहचान भी दी है और पैसे भी दिए। 75 लाख में, कभी 77 लाख में, कभी 55 लाख में, कभी 50 लाख में, ऐसे ऐसे मतलब जैसे जैसे लीग बढ़ती जाएगी तो वो पर्स मतलब बढ़ता चला गया। बस अच्छा खेलना, टीम को जिताना है कैसे न कैसे और अपना बेस्ट देना है टीम के लिए, अपने लिए, इंडिविजुअल नहीं। इंडिविजुअल हम कभी खेले नहीं आज तक, हम खेले हैं टीम के लिए। 75 लाख में, कभी 77 लाख में, कभी 55 लाख में, कभी 50 लाख में, ऐसे ऐसे मतलब जैसे जैसे लीग बढ़ती जाएगी तो वो पर्स मतलब बढ़ता चला गया। बस अच्छा खेलना, टीम को जिताना है कैसे न कैसे और अपना बेस्ट देना है टीम के लिए, अपने लिए, इंडिविजुअल नहीं। इंडिविजुअल हम कभी खेले नहीं आज तक, हम खेले हैं टीम के लिए। खून में कबड्डी है, मेरा फादर भी कबड्डी प्लेयर रहा है सर्कल का, मेरा भाई भी सर्कल का कबड्डी प्लेयर है और मैं भी, तो हमारे खून में सब मतलब है ही कबड्डी का। वहाँ पे मेरे गुरु RS खोखर जी, रामवीर सिंह खोखर, वो सरकारी कोच थे, तो वहाँ मेरे को मिला, मैं उसकी शरण में गया, उन्होंने मेरे को आशीर्वाद दिया और मैंने फिर कबड्डी को चूज किया। नमस्कार, दी हरियाणा टॉक्स में आपका स्वागत है। आज स्टूडियो में कबड्डी के ऐसे खिलाड़ी से हम रूबरू करवाएंगे जिसको आपने स्क्रीन पर देखा है और बहुत ही तगड़े कैचर के रूप में इनकी पहचान है। हर फ्रेंचाइजी की नज़र इन पर रहती थी कि ऑक्शन जब भी हो तो हम इस खिलाड़ी को अपनी फ्रेंचाइजी में शामिल करें। तो ये जो खिलाड़ी है इनका नाम है सुरेंद्र नाडा, जो कि झज्जर के अहरी गांव से है और बहुत लंबे समय तक प्रो कबड्डी में खेले। भारतीय जो टीम ने वर्ल्ड कप जीता तो उस टीम के भी ये सदस्य रहे हैं। सुरेंद्र भाई, आपका स्टूडियो में स्वागत है। नमस्कार जी, सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि हमारी कबड्डी को बहुत सपोर्ट मिली है और देश में विदेशों में इस कबड्डी ने हमारे को पहचान दी है। हम तो ना जब टीवी देखते थे ना, हाँ जी, अरे प्रो कबड्डी शुरू हो जाते थे तो हम भी शौकीन तो है ही, क्योंकि हरियाणा की है, हम भी हरियाणा से ही है, तो कबड्डी कुश्ती ये तो हमारे उसी में सबसे खून में भी है और हमारी पसंद भी रही है। बिल्कुल। सुरेंद्र भाई, आपका और मोहित छिल्लर का ऐसी जोड़ी होती थी कि भाई इनके दोनों के चंगुल से कैसे निकला जाए। मतलब आपका जो कैचर जो है डिफेंस तगड़े रहते थे, आप तो बल्कि लेफ्ट कॉर्नर खेलते थे और जो टखना पकड़ने की जो कला है वो शायद आप में ज़्यादा है। तो ये कला पे आपने महारत कैसे हासिल की? पहली बात तो हम यहीं से शुरू करते हैं। देखो, ये एक तो जैसे मैं गांव में खेलता था तो सर्कल कबड्डी खेलता था। मेरे गांव में सर्कल कबड्डी की टीम थी, बहुत बढ़िया टीम थी और उस टाइम पे हम सर्कल खेलते थे। सर्कल में मतलब पोचे को ही ज़्यादा पकड़ते हैं तो ग्रिप, और जैसे गांव में देसी कहा जाए तो पहले जिम वगैरह ये चीज़ें थी नहीं। जो हम देसी करते थे, बोरी निचोड़ना, रस्सा बांध दिया किसी पेड़ को, उस पे चढ़ना, तो ये चीज़ें करते थे और सर्कल कबड्डी खेलते थे। तो इसलिए हमारी जो ये पोचे में है ना पकड़ इतनी मजबूत होती चली गई, क्योंकि मैं सर्कल भी खेला हूँ 2020-21 तक मैं सर्कल खेला हूँ। मतलब नेशनल के साथ साथ सर्कल भी खेल रहे हो? हाँ, नेशनल के साथ सर्कल। जैसे प्रो कबड्डी में से आने के बाद कोई मैच मिल जाता था, गांव की खेलते थे और मेरे को बोल लेते थे, मेरा एक मतलब खून में कबड्डी है, मेरा फादर भी कबड्डी प्लेयर रहा है सर्कल का, मेरा भाई भी सर्कल का कबड्डी प्लेयर है और मैं भी, तो हमारे खून में सब मतलब है ही कबड्डी का। आप गांव में जैसे खेलते थे तो प्रो कबड्डी में आपका पहला सीजन से ही आप खेलने शुरू किए, बाद में आप? नहीं, पहले सीजन से ही नहीं। गांव से मैं 2000 में सोनीपत चला गया। मेरी बुआ का लड़का था रेसलर, तो वो मेरे को लेके चला गया कि उसने मेरे पापा को बोला, मामा मेरे साथ भेज दो अखाड़े में। उधर गांव में तो कुछ क्रेज भी नहीं है, ना कोई रेसलिंग करता है, ना कोई भाई कबड्डी का है, कुछ भी नहीं है। सर्कल कबड्डी का कहाँ मतलब कोई इतना मतलब नौकरी वगैरह जॉब वगैरह नहीं है, खेल खाल के। और ये मानो उस टाइम पे कहाँ पैसे थे,
पहले तो आसपास के गांव में टूर्नामेंट होते थे तो शायद उसी से जो कुछ थोड़ा हाँ बहुत पैसा थोड़ा मोटा वो क्या है बस ठीक है 11,000 5100 3100 2100 ऐसे ही मिलते थे उसमें फिर ये है कि खिलाड़ी को मोटिवेशन मिलता है उससे जुड़ा रहता है कबड्डी से भाई खर्चा आ जाए निकल जाए खाने पीने का बस वही था। लेकिन फिर वो कहने के बाद बुआ वाले लड़के ने तो मेरे पापा जी ने भेज दिया मेरे को कि बेटा चलो जो होगा देखी जाएगी रिक्स लेते हैं आपके ऊपर है जो कुछ है। तो सोनीपत चले आगे। हाँ मैं सोनीपत चला गया। तो वहाँ जाने के बाद मैंने देखा रेसलिंग मतलब 1 महीना एक तो रेसलिंग वालों के साथ जुड़ा रहा उनके साथ वर्कआउट करता था सुबह शाम जो भी होता था और बुआ लड़का साथ में था ही हम रूम लेके रह रहे थे। तो फिर वहाँ पे कबड्डी भी मतलब सिखाई जाती थी। तो मैं थोड़ा और मतलब बिल्कुल पतला सा था और चुस्ती फुर्ती ज़्यादा थी। नहीं हाइट भी इतनी नहीं थी मैं मेरी ख्याल था 7-8 में होगा शायद 7-8 12-14 हाँ 13-14 साल का होगा और या 15 का होगा हो सकता है मैक्सिमम यही 14 हाँ 13-14-15 लगभग यही था। तो वहाँ जाके फिर मैंने कबड्डी को चूज किया। मेरे बुआ लड़का बोला देख ले भाई रेसलिंग में तो ऐसा है अपने आप पे दारमदारी इसमें है क्या है 19-20 टीम गेम है 19 भी चल जाएगा हमारे गेम में 19 नहीं चलेगा। आप में थोड़ा स्पीड है मतलब फुर्तीली दही है कबड्डी में चल सकता है। तो मैंने कबड्डी को चूज़ कर लिया। वहाँ पे मेरे गुरु RS खोखर जी रामवीर सिंह खोखर वो सरकारी कोच थे तो वहाँ मेरे को मिला मैं उसकी शरण में गया उन्होंने मेरे को आशीर्वाद दिया और मैंने फिर कबड्डी को चूज़ किया। ये भी मेरा एक सौभाग्य है कि मैंने ये नहीं पता था आगे जाके ये होगा। मैं तो एक भाई मतलब एक जॉब के लिए गया था कि मेरा घर के हालात हैं जो वो ठीक हो जाएं क्योंकि मैं भी आज 0 से हीरो आया हूँ। मैंने मेहनत की है। मैं घर से गया था यही सोचा था कुछ करके आना आर पार। अब मेरे माँ बाप ने इतना रिस्क लिया है मेरी फैमिली मेरे पे दारमदार है मेरे भाई हैं दादी है अंकल है आंटी है सिस्टर हैं जो भी है उन्होंने मेरे को मतलब सपोर्ट तो फैमिली की सभी को मिलती है पर मैंने एक जुनून और मेरे में था ना कि जुनून कुछ करके आना है तो वो चीज़ें मैं वहाँ से लेके तो आपके जैसे परिवार में सब लोग कबड्डी से जुड़े रहे हैं इसलिए आपको आगे कर दिया होगा लेकिन ये नहीं कहा होगा कि यार कबड्डी में तो हमने सारी ज़िंदगी ऐसे ही ख़राब कर दी ना बढ़िया नौकरी मिलती ना पैसा इसमें तो आप पढ़ाई अच्छी कर लो ऐसा कुछ नहीं कहा। देखो पढ़ाई में मैं शुरू से कमज़ोर था ठीक है शुरू से बोले तो 5वीं के बाद कमज़ोर होते चले क्योंकि इतना ब्योत नहीं था कि हम किसी प्राइवेट में पढ़ा दें और प्राइवेट इतने स्कूल भी नहीं थे उस टाइम पे तो मैं सरकारी में ही पढ़ा हूँ। तो सरकारी में क्या है बंक लग जाती थी कभी चले गए घर वालों ने बोल दिया स्कूल भेज दिया हमने बैग किसी घर रख दिया अपना बंक मारा खेतों में भाग गए किसी गाजर पाड़ ली किसी मूली पाड़ के खा ली ईख में बढ़ गए जब तक छुट्टी नहीं होती तब तो मतलब पढ़ाई की अहमियत नहीं पता थी ना बचपन में तो सबको अच्छे लगता है खेलना कूदना बस वही और फिर माँ बाप जैसे अनपढ़ थे अपने खेत क्यार में काम करते थे तो उनको मतलब जो अब हम देखते हैं माँ बाप मतलब अपने बच्चे की जैसे केयर करता है आज के टाइम में ले जाना छोड़ के ना वो काम था ही नहीं। तो सरकारी में तो गांव में था अपना बैग दिया चलो भाई। तो जब प्रो कबड्डी आया तो फिर आप को पहली बार कौन सी फ्रेंचाइजी से खेले आप? मैं यू मुंबा में खेला 3 सीजन। यू मुंबा में 3 बार एक बार फर्स्ट मतलब सेकंड सीजन में हम विनर रहे 2 सीजन हम रनर रहे। कैप्टन कौन होता था? अनूप कुमार तो बहुत ही शांत और ठंडे खिलाड़ी बताते हैं अनूप। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो वो तो भारत की टीम में भी काफ़ी लंबे समय तक खेले हैं वर्ल्ड चैंपियन जब टीम बनी तब भी अनूप हमारे कप्तान थे उस टाइम पे। तो अनूप से क्या सीखने का मिला क्योंकि देखो इतने बड़े खिलाड़ी के साथ आप खेलते हैं तो उनमें ऐसी क्या खूबी थी कि जो आज आप बताना चाहेंगे कि भाई मैं अनूप से ये सीखने में कामयाब रहा? देखो वे हमारे सीनियर खिलाड़ी थे और हम उनसे वहीं पे हम उनके साथ खेले पहली बार वहीं से हम मतलब एक छोटा भाई बड़ा भाई की तरह। उससे पहले कभी अनूप का नाम सुना था? देखो नाम सुना था देखे थे लेकिन साथ में कभी मिले नहीं इतनी बातचीत नहीं थी जितनी आज है। उस लीग की वजह से ही है हम साथ रहे और फिर लीग में खेले उनसे मोटिवेशन मिला मतलब किसी पे गुस्सा नहीं करते थे। हमारे से गलतियाँ हो जाती थी टैकल भाई गलती भी होंगी अगर खेलेंगे तो उन्होंने कभी हमारे को धमकाया गुस्सा कुछ नहीं किया हमारे को सिर्फ प्यार से
समझाता रहा, हमारे कमर पे हाथ मारता था, शाबाश बेटे शाबाश। तो एक अच्छे खिलाड़ी की तो यही पहचान है, टीम को साथ लेके चले और डिसिप्लिन में रखे और मोटिवेशन, मतलब तो मोटिवेट यू करते मुंबा रहे। के बाद फिर 3 साल बाद चौथे सीजन में हम बेंगलोर में गए, मैं बेंगलोर वुल्स का कप्तान था, रणधीर सहरावत ने मोहित और मेरे को वहाँ लिया, वहाँ खेले हमने, पर वहाँ हम क्वालिफाई तो नहीं कर पाए। लेकिन मोहित और आपकी जोड़ी तो ज़बरदस्त होती थी, बड़ा वो टीवी में जब एंकर होते हैं ना, ये जो अपने हाँ वो आप ही का नाम लेते थे कि भाई सुरेंद्र नाडा के उससे निकल जाना भाई आसान नहीं है, ऐसा है वैसा है। वो तो आप लोगों को कैसा लगता है जब आपकी वहाँ पे टीवी पे सामने उस स्क्रीन टाइम पे पे देखते हमें हो? तो ये सुनते नहीं, हम तो उस टाइम पे मैच में ध्यान रहता है, उस टाइम पे मैच पे ही फोकस रहता था कि बस अच्छा खेलना, टीम को जिताना है कैसे न कैसे, और अपना बेस्ट देना है टीम के लिए, अपने लिए, इंडिविजुअल नहीं। इंडिविजुअल हम कभी खेले ही नहीं आज तक, हम खेले हैं टीम के लिए, कोशिश करी है मैक्सिमम अपनी परफॉर्मेंस अप दें और टीम विनर हो, तब हमें मजा आता था। अब मैं चाहे 10 टैकल कर लूँ, टीम हार जाए तो मेरे कोई वैल्यू ही नहीं है उस टैकलों की। टैकलों की वैल्यू तभी होती है जब टीम विनर हो। तो जब आपका बेस्ट टैकल का अवार्ड मिला आपको? हाँ, मैं सीजन 5 का बेस्ट डिफेंडर था पूरी लीग का, उस टाइम पे 10 लाख रुपए एक ट्रॉफी मिली है। केवल बेस्ट टैकल के तौर पे, डिफेंडर के बेस्ट तौर पे? डिफेंडर पूरी लीग का उस सीजन का बेस्ट डिफेंडर, ये तो जी। हर साल होता है, बेस्ट डिफेंडर कोई ना कोई निकलता रहता है, बेस्ट डिफेंडर, बेस्ट रेडर और एक ऑलराउंडर। और जब आपकी जो हाईएस्ट बॉली जो लगी वो कितने की लगी? वो 77 लाख, मतलब हर साल अलग अलग थे, कभी 75 लाख में, कभी 77 लाख में, कभी 55 लाख में, कभी 50 लाख में, ऐसे ऐसे। मतलब जैसे जैसे लीग बढ़ती जाएगी तो वो पर्स मतलब बढ़ता चला गया। जैसे पहले सीजन में 40 लाख में थे, तो फिर उसमें से तो प्लेयर ये मानो 14-16 प्लेयर लेने होते हैं, तो उसमें तो फिर ऐसा ही है, किसी को 2 लाख, किसी को 4, किसी को 6, किसी को 8, ऐसे ही बांटे, मतलब इतना ही। तो इंडिविजुअल फिर आपको 77 में लिया? हाँ, 77 में लिया। अलग अलग टीमों में खेलते हैं ना, अभी जैसे हरियाणा में खेले 3 सीजन, एक बार 75, एक बार 50, एक बार 20, ऐसे, तो सबका अलग अलग अमाउंट होता है। जो फ्रेंचाइजी की जो एक टोटल अमाउंट होती है वो उसी हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट देखो, करते हैं? 4.5 करोड़ में टीम खरीदनी होती है, उसमें मैक्सिमम 18 प्लेयर लेने होते हैं, और 18 से 25, तो उसमें हम मतलब कम से कम 18 और लास्ट 25 तक ले सकते हैं। तो जैसे आपने कभी ऐसे सोचा था कि भाई 75 लाख रुपये मेरे को एक फ्रेंचाइजी से मिलेंगे, और भाई वो पैसा मिलना और वो शोहरत मिलना वो आदमी को बिगाड़ भी देती है? बिगाड़ने का मतलब कि आप में घमंड आ जाता है, तो ऐसा कभी आया जीवन में? नहीं, देखो ऐसी चीज़ कभी मतलब ये सोचा ही नहीं मेरे को 75 लाख रुपये मिले हैं, दिमाग में नहीं आया, क्योंकि जो हमारी मतलब एक चढ़ाई चल रही थी ना, कि हम अपने गेम पे फोकस था। जब हम गए लीग में, जब पहले मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट हुई, तो मेरा एक टारगेट था, जॉब चाहिए मुझे, जॉब। हरियाणा के लड़कों को तो जॉब ही चाहिए बस होती जॉब है। के लिए मैं खेला था, जॉब के लिए ही मैंने कबड्डी स्टार्ट किया था, क्योंकि बैकग्राउंड जीरो था, तो मुझे ये पता था अगर मैं कामयाब नहीं हुआ तो अब मेरे से खेती भी नहीं होगी, क्योंकि इतना ऐश आराम से मैं यहाँ खा रहा हूँ, आराम से रह रहा हूँ। तो बस जर्नी की स्टार्ट यही थी कि वहाँ से, घर से जब मैं चला था कि जॉब लेके घर पे वापस हाँ, लौटना जॉब है। ही लेनी है, चाहे कैसे भी हो, कितनी भी मेहनत करनी पड़ो। वो मेरे घर वालों ने बोल दिया, बेटे किसी चीज़ की टेंशन नहीं लेना है, पैसे कितने लगो, तुम मेहनत करो, कामयाबी मिलेगी। तो वो बस मेरे को 2004 में मैं जूनियर, सब जूनियर, सीनियर ये नेशनल खेला, मेडल आए मेरा। फिर 2005 में या 6 में मैं साई में चला गया, भारतीय खेल प्राधिकरण बालगढ़, वहाँ पे मेरे गुरु खोकर थे, तो हमारी वहाँ पे एक्सीलेंसी में 25 बार सेलेक्ट किया उन्होंने। वहाँ से आपने मतलब एक निखार आया? हाँ, फिर साई में जाने के बाद देखो एक घर का बर्डन दूर हो गया, खाना पीना रहना सब फ्री हो गया, तो वहाँ से फिर हमें नेशनल खेलते रहे, मेडल आए। फिर मैंने हरियाणा पुलिस में, पंजाब पुलिस में, CISF में, मैंने तीनों जगह फॉर्म डाले, तीनों जगह मेरा सिलेक्शन हुआ। तीनों जगह हो गया? हाँ, तो फिर मैंने यहाँ पे डायरेक्ट मतलब हेड कांस्टेबल था हरियाणा में? नहीं, CISF में। CISF हरियाणा में मैं सिपाही था, पंजाब पुलिस सिपाही था, फिर मैं वहाँ पे ज्वाइन किया ही नहीं। उसके बाद फिर ज्वाइन करने के बाद मैं राजस्थान से नेशनल खेला, सीनियर नेशनल, वहाँ पे हमें 2nd पोजीशन मिली। वहाँ से भी उसके बाद मेरे पास ऑफर आया रेलवे से नागपुर
ट्रायल मतलब आ जाओ डॉक्यूमेंट्स लेके, आप वो ट्रायल मत देना, ऐसे ही सिलेक्शन हो जाएगा। मैं नहीं गया, मैं उनका मेरा वो हो गया कि वे बोल रहे कल रख देंगे, मैं बोला टीसी चाहिए मेरे को। तो उन्होंने बोला नहीं कल रख की वैकेंसी माँ जी नहीं आ रही। फिर मैं गया नहीं। फिर हमारी टीम राजस्थान में थी, उसके बाद बॉम्बे गई। फिर उसके बाद हम पुलिस गेम में सिल्वर मेडल लेके आए, तो डिपार्टमेंट ने हमारे को पानीपत शिफ्ट कर दिया। तो अब 15 साल से वहीं हैं। और मतलब एक प्रो कबड्डी ने देखो नाम भी दिया है, पहचान भी दी है और पैसे भी दिए, नेम फेम जॉब सब कुछ दिया। सब कुछ दे दिया है कबड्डी तो ने। अभी आप किस पोस्ट पे हैं, कौन से डिपार्टमेंट में? मैं CISF में सब इंस्पेक्टर हूँ। CISF में? यस। तो एज ए खेल कोटे से ही आप? हाँ, मैं खेल कोटे से। तो वहाँ अभी आप CISF की तरफ से खेलते हैं या अब क्या करते हो? अभी जैसे खेल रहा हूँ, लास्ट ईयर में NIS डिप्लोमा करके आया हूँ कोचिंग का, 1 साल बेंगलोर। जी। तो अभी मैं टीम में असिस्टेंट कोच हूँ, खेल भी रहा हूँ, अभी असिस्टेंट कोच भी हूँ। खेलते भी हो? अभी खेल भी रहा हूँ और असिस्टेंट कोच भी हूँ। अभी जैसे भाई अभी तो खेल थोड़ा थोड़ा छूट ही गया धीरे धीरे, लगभग ये मानो लंबा टाइम हो गया। अब लंबा टाइम हो गया। और फिर मैं अभी जैसे यहाँ पे भी हेड कोच हूँ रोहतक रॉयल टीम का भी। तो ये जो कबड्डी चैंपियंस लीग जो हरियाणा पहली बार करवा रहा है, इसका कितना फ़ायदा सा हरियाणा के युवाओं को होगा? क्या ये भारतीय जो कबड्डी है एसोसिएशन है उससे एफिलेटेड है? हाँ, इन्होंने परमिशन ले रखी है हरियाणा से भी और हमारी जो इंडियन फेडरेशन है उससे भी। और बगैर परमिशन के तो कोई लीग सक्सेस हो नहीं सकती, ना कोई करा सकता है ऐसी। और इसमें हरियाणा की लीग होनी बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि हमारे मतलब कबड्डी ये मानो कबड्डी प्लेयर जो भी हैं मोस्टली हरियाणा से खेलते हैं प्रो कबड्डी में। क्योंकि आने वाला जो जनरेशन है, आने वाले जो यंग टैलेंट है उसका हमें पता चले, उसको आगे लेके जाएं। तो ये छोटी छोटी जो लीग होती है ना, इन लीगों से ही जो नई प्रतिभा है वो सामने आएंगी हमारी। तो कबड्डी में जैसे आपके पास 6-7 जॉब के ऑफ़र आए, आपने कई जॉब ठुकरा दी, फिर आपने एक जॉब पकड़ी, फिर उसके बाद रेलवे से आया, हरियाणा पुलिस से आया, पंजाब पुलिस से आया। तो क्या पहले इतनी जॉब आती थी, क्या अब भी खिलाड़ियों के लिए इतनी जॉब है? देखो अब तो बहुत ज़्यादा होगी। अब तो जॉब और भी ज़्यादा है? ज़्यादा होगी जॉब हर डिपार्टमेंट में। ये जैसे भाई जो अपने टॉप खिलाड़ी हो मोस्टली इंस्पेक्टर हैं इनकम टैक्स में, जैसे संदीप है, प्रदीप है, मोहित है, राहुल है, ये सभी इनकम टैक्स में इंस्पेक्टर हैं। और रेलवे में है, मतलब हर डिपार्टमेंट में जॉब है अभी खिलाड़ियों के लिए। तो वैसे तो युवाओं के लिए हरियाणा में जॉब नहीं, या हरियाणा के युवाओं के लिए कहीं पर जॉब नहीं, और आप कहते हो कि अगर खेल में आ जाए और कबड्डी में आप अपना नाम कमा लेते हैं, अच्छी मेहनत करते हैं, तो आपके लिए जॉब की गारंटी है? देखो अच्छे खिलाड़ी के लिए जॉब हमेशा उनके सामने है। अच्छे खिलाड़ी के लिए देखो, नॉर्मल खिलाड़ी को कोई नहीं लेता, कोई भी आप भी किसी चीज़ कोई चीज़ खरीदने जाते हो तो अच्छी चीज़ को ही लेके आओगे। तो वही है, कोई भी डिपार्टमेंट लेगा तो अच्छी चीज़ को लेगा, अच्छा खिलाड़ी को लेगा, जिसका नाम होगा, जिसके पास टैलेंट होगा। तो अच्छे खिलाड़ी के लिए जॉब की कोई कमी नहीं है आज के टाइम पे। तो कबड्डी चैंपियंस लीग है, इसमें कितनी टीमें हैं, और क्या जो प्रो कबड्डी में जो बच्चे खेलते हैं हरियाणा के, वो इस चैंपियंस लीग में भी खेलेंगे? हाँ, 8 टीमें हैं अपनी हरियाणा इस चैंपियन लीग में, और इसमें सभी जो प्रो कबड्डी के खिलाड़ी हैं वो सभी खेलेंगे। सभी का ऑक्शन हो चुका है, सभी अपनी टीमों के साथ जुड़े हुए हैं, प्रैक्टिस में हैं, और अभी 25 को ओपनिंग है लीग की। तो सभी खिलाड़ी आपको GTV के चैनल के माध्यम से आपको GTV पे आएगा? हाँ, GTV लाइव। हाँ, G5 पे लाइव आएगा। तो आप जो है रोहतक रॉयल्स के जो आप कोच हैं, तो रोहतक ही क्यों चुना आपने? नहीं, जो हमारी फेडरेशन ने नाम दिए थे उनमें से फ्रेंचाइज को लेना था, किसको कौन भाई कोच चाहिए, 15-16 नाम दिए होंगे। तो उनमें से फ्रेंचाइज ने जो अच्छा लगा, या एक्सपीरियंस की वजह से या कैसे भी, वो मेरा लक था कि मैं रोहतक टीम ने चूज लिया। मैं उनका भी थैंक यू, धन्यवाद करना चाहता हूँ। कौन है इसके मालिक? सुरेंद्र मलिक जी हैं, ये कलाउड गांव से ही हैं जी। और जैसे आपने बताया कोच है, जो कोच की फीस होती है, ऑक्शन होती है कोचेज की भी? नहीं, कोच की भी फीस होती है, वो अलग अलग, वो हमारे
जो KCL है उनसे फेडरेशन का कोई कॉन्टैक्ट होगा, उनके हिसाब से ही जो भी उन्होंने डिसाइड किया वो मिलेगी सबको। तो हम रोहतक रॉयल्स में किन अच्छे बड़े प्लेयर को देखना चाहेंगे जो कि उनका खेल देख के मन खुश हो जाएगा? कौन कौन प्लेयर आपके टीम देखो हमारी टीम में संदीप नरवाल है, अर्जुन नवाडी है, एक्सपीरियंस है, इतनी लीग खेले हैं, इंडिया टीम में इतने साल खेले हैं। विजय मलिक है, राकेश है, और अभी और नए टैलेंट है इनके साथ, जैसे मिलन दैया है, अंकित राणा रौनक है और रौनक है। मतलब ये नए टैलेंट जो लीग में एक एक दो दो सीजन हो गए खेलते हुए, ये भी साथ में है, और जो पुराने एक्सपीरियंस खिलाड़ी वो भी साथ में है। मतलब ये कॉम्बो है, इसमें एक्सपीरियंस वाले भी है, नए भी है, जिनको प्रो में मौका नहीं मिलता वो बच्चों को यहाँ हाँ पे सभी मौका देखो मिलेगा। जूनियर सीनियर सभी मिक्स हैं। ये नहीं है कि किसी भी टीम में खाली सीनियर खेलेंगे, नहीं। एक टीम का यही है, सभी टीमों का यही है, जूनियर और सीनियर साथ मिलके ही खेलते हैं, कोई भी कंपटीशन हो। तो जैसे आप प्रो लीग कबड्डी लीग खेलते थे तो आपको ये नहीं लगता था कि भाई जिस जो प्रतिद्वंदी टीम हमारी है उसमें भी आपके ही साथी, आपके ही गांव के आसपास के जो लड़के होते हैं, मतलब कहने का ये मतलब है कि जितनी भी फ्रेंचाइजी है वहाँ पे उनमें हरियाणा के कितने खिलाड़ी होते होंगे? प्रो कबड्डी में तो मानो मैक्सिमम हरियाणा ही खेलता है, 60-65% हरियाणा ही खेलता है सभी टीमों में। मतलब किसी भी टीम में चले जाओ उसमें हरियाणा के पंचर मिलेंगे, ज़्यादा भी हो सकते हैं। मतलब क्योंकि हरियाणा के ये मानो 3-4 तो हर टीम में फर्स्ट सेवन में मिलेंगे, तो ये मानो मैक्सिमम 10 प्लेयर तो हरियाणा के मिलेंगे हर टीम में। तो आज के टाइम में प्रो का सबसे बेस्ट प्लेयर कौन है अगर हम 4-5 प्लेयरों की बात करें तो? देखो डिफेंडर में अलग है, रेडर अलग है। जैसे रेडर में अभी फिलहाल आंसू है, देवांग है, आयान है, मतलब ये टॉप चल रही है अभी लाइट में फिलहाल जी। मोहित गोयत है, मतलब हरियाणा के, अपने हरियाणा के बताए मैंने ये। नहीं वैसे ओवरऑल भी हम बात करें तो ओवरऑल भी काफ़ी हैं, जैसे असलम है और आदित्य है, एक लड़का पुणे में था, और जैसे दिल्ली दबंग में भी थे आंसू और हैं, आंसू है, और भाई डिफेंडर में माने तो सौरभ नांदल है, सुरजीत नरवाल है, क्योंकि दिल्ली दबंग अब की बार चैंपियन थी जी। तो उनमें से भी हमारी टीम में एक संदीप देसवाल लड़का लेफ्ट कवर हमारे में है। और खिलाड़ी देखो डिफेंडर अपनी जगह है, रेडर अपनी जगह है, तो डिफेंडर में भी अलग अलग। तो ज़्यादा हवा किसकी आती है? रेडर की ज़्यादा हवा रहती है, ज़्यादा मार्केट रेडर की रहती है, ज़्यादा रहती है। बिल्कुल। लेकिन सुरेंद्र ना तो रेडर नहीं थे, लेकिन हम तो आपको ही टीवी स्क्रीन पे सुनते थे, देखते थे। डिफेंडर को ऑक्शन में ना जितना रेडर को पैसा मिलता है डिफेंडर को उतना नहीं मिलता, ये सच्चाई है। प्रदीप नरवाल है हाँ। जैसे ना वो एक वो डुबकी ऐसे कोई उनका होता था क्या, दुबकी किंग, वो क्या है वो दुबकी किंग? कभी आपका आमना सामना प्रदीप के साथ कितनी बार हुआ? बहुत बार हुआ है, ऐसा नहीं है। देखो टॉप रेडर है, स्कोर हमारे से ले के भी जाता था और हम टैकल भी करते थे। ये तो है नहीं रेडर कितना भी अच्छा हो, डिफेंडर कितना भी अच्छा हो, स्कोर जाएगा और टैकल भी होंगे। रेडर को कैच भी होंगी, स्कोर भी लेके जाएगा, डिफेंडर से गलतियां भी होंगी, वो टैकल भी करेगा। तो जब प्रदीप रेड मारने आता था तो आपकी दिमाग में क्या स्ट्रेटजी चलती थी? कुछ नहीं, हम ये सोचते थे अटैक करेगा मारेंगे, नंबर जाओ भलाई कितना है, पर लेकिन हम भी बख्शेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं। मतलब रेडर को जितना हम अवॉइड करेंगे ना उतना ही ज़्यादा स्कोर करेगा और टीम पे प्रेशर बनेगा। जितना हम मार के खेल लेंगे रेडर पे प्रेशर बनेगा, टीम को सपोर्ट मिलेगी, मतलब टीम में भी एक जोश आएगा अगर हम टैकल करेंगे तो। एक ऐसा कौन सा रेडर है जो आप उससे डरते थे और कभी लगता था कि भाई ये आएगा तो इसको पकड़ना बड़ा मुश्किल हो जाए, ऐसा कोई आपका? नहीं, मेरी नज़र में ऐसा कोई नहीं था, मैं सबके साथ खेला हूँ। और मतलब अगर मैं डरता तो एक सोचने की बात है, इतना नाम नहीं होता, इतने टैकल नहीं कर पाता। डरना तो था, लेकिन दिमाग में तो रहता ही है। दिमाग में कुछ नहीं, दिमाग में मतलब ये प्रेशर रहता था भाई, कई बार अगर थोड़ी भी मिस्टेक होगी, मान ले कोई भी रेडर है 3-4 में के निकल गया, लोना लग जाएगा, मुश्किल हो जाएगी। तो ये रहता था कि गलती करनी है, गलती हो जाती है, करनी क्या है, लेकिन अपना बेस्ट देना है, टीम के लिए अच्छा खेलना है, कोशिश करनी है, रेडर को पकड़ना है, अटैक पे छोड़ना नहीं है। वो तो निकलने की उनकी टेक्निक होती है, भाई निकल भी जाते हैं और निकलते हैं। वो जब बड़े प्लेयर का टैकल करते हैं
तो वो अलग तरीके की खुशी होती है, उसको कैसे आप शो ऑफ करते थे, खुशी कैसे मनाते थे? खुशी नहीं मनाते, खुशी तो देखो मैच जीतने के बाद ही मनाते हैं। टैकल तो ये तो है नहीं कि हमने एक टैकल कर दिया खुशी मना लिए, वो तो 1 मिनट में फिर आ जाएगा उठ के। तो वो ये नहीं ऐसे खुशी जाहिर नहीं करते। साथल का हाथ मार कर आ जा भाई देखो देख वो तो लेंगे। थोड़ा एक जोश में खिलाड़ी करता ही है, और वो जोश होना भी चाहिए। जोश और जुनून नहीं होगा तो आगे हम कैसे बढ़ेंगे, खेलेंगे कैसे? वो सामने वाले पे भी थोड़ा सा मानसिक प्रेशर भी आता मानसिक प्रेशर नहीं आता, उसको चिढ़ाने के लिए, उसको गुस्सा उठाने के लिए, मतलब ये आए अंदर घुस के खेले, हम इसको फिर मारे, वो एक ऐसे होता है। है, स्ट्रेटजी होती है वो खिलाड़ियों हाँ, की। स्ट्रेटेजी तो सभी बनाते हैं मैच में। टैकल होने के बाद अगली बार आएगा फिर मारेंगे, तो वो तो सभी कोई भी खिलाड़ी हो अपनी टीम को सब बताते हैं। तो हरियाणा के जो युवा है जो कबड्डी में अपने करियर बनाना चाहते हैं, उनको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? देखो खिलाड़ियों का सबसे पहले तो डिसिप्लिन और गलत संगत, नशे वशे, ये जो वाहियात के इंजेक्शन वैक्शन, ये फालतू की चीज़ें, ड्रग्स वगैरह, इनसे दूर रहना चाहिए। ठीक है। और अच्छी जगह मतलब कोचिंग लेनी चाहिए, अच्छी एकेडमी में, या अच्छा कोई प्लेयर है उसके पास। और अपने गुरु की, माँ बाप की इज्जत रखनी है, उनका मान सम्मान रखना हमेशा, उनको उनका पगड़ी का मान सम्मान रखना, कभी झुकने नहीं देना। तो एक अच्छे खिलाड़ी मतलब काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं कि उसको सही रास्ते पर जाने के लिए बहुत कुछ अवॉइड करना पड़ेगा। फैमिली से दूर, गलत चीज़ों से, यारी दोस्तियों से, मतलब रिश्तेदारी में नहीं जा सकते हम। खिलाड़ी क्या है, हम भी ऐसे हो जाता है कई बार, जैसे पूरे पूरे साल कैंपों में, प्रो में ऐसे थे, कहीं रिश्तेदारी में नहीं जा पाए, कहीं सिस्टर के, बुआ के, मामा के, 1-1 साल हो जा, 2-2 साल हो जा। तो काफ़ी ऐसी चीज़ें, खिलाड़ी को बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है एक अच्छे खिलाड़ी के बनने के लिए। संघर्ष तो है ही है, जुनून और जज्बा भी होना चाहिए खिलाड़ी में, कि टारगेट होना चाहिए मेरे को इस 2 सालों के अंदर यहाँ पहुँचना है। तो वो ही पहुँचता है खिलाड़ी, डिसिप्लिन से ही होता है। डिसिप्लिन से, और जो टारगेट लेके चलता है, हमें ये डाइट खानी, इतना रेस्ट करना, ये एक शेड्यूल होना चाहिए खिलाड़ी का। अच्छा, ये जो प्रो कबड्डी है, इसमें जब पैसा आया और नाम, फेम, ग्लैमर आया, तो फिक्सिंग की भी बातें सामने आई? देखो ऐसा तो कुछ है नहीं, पर कोई कर दे नीचे नीचे तो हमें पता नहीं चलता उस चीज़ का। और जो कोई ये करता है, देखो वो थोड़े दिन चलेगा, 1 सीज़न खेलेगा, 2 सीज़न खेलेगा, उसके बाद वो बैन भी हो सकता है, बाहर भी चला जाएगा, कोई भी फ्रेंचाइज नहीं लेगा। थोड़ा पता लगता है तो देखो फ्रेंचाइज ये थोड़ी कि मैं फिक्सिंग करने के लिए ले रहा हूँ, मेरे को तो टॉप क्लास खिलाड़ी चाहिए जो हमारे लिए खेलने। वन टाइम कर पाएगा? हाँ, तो ऐसे खिलाड़ी ना थोड़े दिन में बाहर अपने आप हो जाएंगे, या पता लग गया तो उनको बैन भी कर देंगे। तो कभी ऑफर आपके पास आया? नहीं, ऐसी देखो हम खेले उस टाइम पे तक ये चीज़ें थी नहीं, और ये है ना, ये चीज़ें गेम में आती हैं तो गेम खराब होता है। देखो हम क्रिकेट के बराबर तो है नहीं, वो मतलब बोल देते हैं कि उसके लेवल पहुंच जाएंगे, नहीं जाएंगे कभी भी, क्योंकि इतना कबड्डी का इतना लेवल पहुंचा नहीं अभी तक, ये तो सभी को पता है। क्रिकेट और हम तो दिन रात का फ़र्क है। अगर हमें फिक्सिंग मतलब करने लग गए तो हमारा गेम और डाउन चला जाएगा। लोग किस लिए देखते हैं कि एक गेम मतलब एक लड़ें बाज की तरह। अगर हम फिक्सिंग करने लगे, उनको पता नहीं है ये फिक्सिंग है, वो टीवी बंद कर देंगे, देखेंगे नहीं। हमारे कबड्डी को नुकसान होगा। तो जैसे ओलंपिक में, कॉमनवेल्थ में कबड्डी शुरू हो जाए तो हरियाणा के लिए या देश के लिए कितनी बड़ी अचीवमेंट है? ये देखो, अगर ये चीज़ें आज नहीं तो कल होंगी ज़रूर, टाइम लग सकता है, और हमारे देश के लिए बहुत गर्व की बात होगी, हमारे मेडल बढ़ेंगे। और हरियाणा के लिए भी गर्व की बात होगी कि 1-2 मेडल, और हमारे 2 मेडल 4 मेडल जितने भी ओलंपिक में आएंगे, मान लें बॉयज़ गर्ल्स 2 मेडल मान के चलो ओलंपिक में आएंगे, तो बहुत अच्छी बात होगी, खिलाड़ियों को फ़ायदा होगा उस चीज़ का, एक नाम होगा। हरियाणा के अलावा कौन सा स्टेट ऐसा है जो कबड्डी जहाँ पे पॉपुलर है या खेलते हैं ज़्यादा? देखो तमिलनाडु है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है। कबड्डी तो वहीं से स्टार्ट हुई थी, हमारे हरियाणा में तो बाद में आई है। जैसे तमिलनाडु, महाराष्ट्र, वहीं से स्टार्ट हुई थी कबड्डी, तो पहले उसी साइड खेलते थे ज़्यादातर। लेकिन अब ये हरियाणा वालों ने हमने कब्जा कर लिया कबड्डी पे, क्योंकि ज़्यादा खिलाड़ी खेलने लग गए, और ज़्यादा, क्योंकि खिलाड़ी हरियाणा में सबसे ज़्यादा है आज के टाइम पे कबड्डी में। जी। तो दोस्तों,
स्टूडियो में सुरेंद्र नाडा जो कबड्डी के स्टार खिलाड़ी रहे हैं, इन्होंने द हरियाणा टॉक्स के साथ ज़बरदस्त तरीके से बातचीत की है, हर सवाल का जवाब दिया है और कबड्डी में जो युवा करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए कुछ टिप्स भी दिए हैं। तो आप लोग सुरेंद्र नाडा से क्या उम्मीद करते हैं कि ये कोचिंग में कितना, जैसे खिलाड़ी के तौर पे पहचान बनाई है, तो कोचिंग के तौर पे भी मुझे लगता है सुरेंद्र नाडा जो है कामयाब होंगे। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं हमारी जो बातचीत हुई है सुरेंद्र नाडा के साथ वो कैसी लगी, और आप संदेश भी भेजें इनके लिए भी, और इनकी जो टीम है रोहतक रॉयल्स, उसके लिए भी आप शुभकामनाएं भेज सकते हैं। सुरेंद्र भाई, आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, हरियाणा टॉक्स चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि हमारी टीम को पूरी सपोर्ट करो भाई, रोहतक रॉयल को, और 25 से मैच हैं तो टीम को सपोर्ट करोगे तो हमारी टीम विनर होके आएगी और फिर हम रोहतक में फिर आएंगे। चल, थैंक यू। थैंक यू सर, धन्यवाद।